असम को मिलेगी करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचे। स्वागत में 1 लाख दिए जलाए गए। राज्य में 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। शराब नीति केस में नहीं हुए पेश। धनबाद पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में रहेंगे सोरेन। लद्दाख में स्टेटहुड की उठी मांग। लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। 65 जिलों में बारिश, 20 में ओले का अलर्ट। यूपी में 6 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गरियाबंद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। राजिम कुंभ कल्प का होगा भव्य आयोजन। जिले के राजिम में पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मेला समिति के सदस्य शामिल हुए हैं और यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गरियाबंद से खबर। राजिम कुंभ कल्प का होगा भव्य आयोजन। जिले के राजिम पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। राजिम कुंभ कल्प आयोजन के संबंध में बैठक। अधिकारियों ने कर्मचारियों की बैठक ली। राजिम कुंभ के लौटेगी भव्यता। देश भर के साधु संत राजिम कुंभ कल्प में शामिल होंगे। गरियाबंद, रायपुर, धमतरी जिले के अधिकारी हुए शामिल। कर्मचारी भी पहुंचे और जनप्रतिनिधि, मेला समिति के सदस्य हुए शामिल। पर्यटन मंत्री ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए। तैयारियों के संबंध में कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। इस बार राजिम कुंभ कल्प का होगा भव्य आयोजन। मंत्री अग्रवाल ने रामोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। देश भर के साधु संत राजिम कुंभ कल्प में शामिल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का पहली बार महासमुंद जिले पहुंचे हैं। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम झलप में आयोजित संत गुरु रविदास महासभा और रविदास समाज के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सामाजिक सभा को कहा कि आप संत रविदास के वंशज हैं। इसके साथ ही उन्होंने रविदास समाज के युवाओं के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी श्री लक्ष्मण बंजारे जी गरियाबंद, आप सभी आए और स्वागत में सहयोग करेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा महिलाओं पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई करने के आदेशों की पालना में बाभरू थाना पुलिस में दर्ज प्रकरण के अपहृत नाबालिग लड़की व आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर रोहित सांकला के सुपरविजन में बाभरू थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम रोहित मीणा का लगातार पीछा करते हुए सूचना संकलन कर साइबर सेल जिला कठपुतली बहरोड से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए महज 7 दिनों में तेलंगाना राज्य से दस्याब किया जाकर आरोपी रोहित पुत्र पूरनमल उम्र 22 साल निवासी करनावर थाना बसवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया है। और अब सीधा आपको हम उत्तराखंड से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद परिवहन विभाग और परिवहन निगम में क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, एक बार सुनाते हैं आपको। पत्र
वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे बहुत सारे विभाग उनके पास हैं, कृषि विभाग, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, सभी विभागों में लगातार उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले। और इस जो ये मुख्य सेवक सदन है जिसमें आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। कितने लोग आए पहली बार? ज़्यादातर लोग पहली बार आए हैं। इस मुख्य सेवक सदन, ये मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, ये जितना भी परिसर है आसपास का, एक कैंट क्षेत्र से इधर को लगा हुआ, उसके माननीय विधायक भी हैं आप। मसूरी विधानसभा बोलते हैं इसको, मसूरी विधानसभा के विधायक और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव परिवहन, और लगातार जो परिवहन विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं श्री अरविंद सिंह हेंकी जी, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम श्री आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, सनत जी, और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी परिवहन विभाग के कार्मिक, और आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे हमारे चालक, परिचालक, सहायक लेखाकार, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस शुभ अवसर पर, मैं कहूँगा शुभ अवसर, जो आप सबके जीवन में संघर्ष से, परिश्रम से, साधना से और भगवान की कृपा से, आप सबके माता पिता की आशीर्वाद से, सभी सहयोगियों के, बुजुर्गों के, सबकी सद्भावनाओं से आपको अवसर मिला है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने कहा कि आज जो मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं और जो पहले भी आ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पधारने पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन 16 बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण दिलाने के उपरांत आज लाइसेंस देकर उन्हें एक तरह से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, अग्रसर किया गया है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। और आज जिन चालकों, परिचालकों व सहायक लेखाकारों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत से, लगन से आपको जो नया ये दायित्व मिला है, उस दायित्वों के कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत और ध्येय मानकर जीवन का ये आपका ध्येय होना चाहिए कि सतत रूप से मुझे सेवा में लगना है। और सतत रूप से आप लगेंगे तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपके अंदर उत्साह भी आएगा, भगवान की भी कृपा होगी, लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। और इन सब का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है। और यह भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले दिन से देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है, लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है।
अपना स्वानुशासन बनाना है, मन से, मस्तिष्क से, विचार से, आत्मा से, हर तरीके से, काम से। जब आप ये मान लेंगे कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, मेरा तो ये जो काम मुझे मिला है, ये काम मुझे भगवान की कृपा से मिला है और भगवान ने मेरे को इस काम के लिए ही सिलेक्ट किया हुआ था, मुझे लोगों की सेवा के लिए ही बनाया है, मुझे ये अच्छा काम करने के लिए ही बनाया है। ये जब आपके मन में ये विचार बस जाएगा ना, तो अगर आप बसा लेंगे, आज से इसका अभ्यास करेंगे तो टाइम लगेगा बसते बसते। ऐसा नहीं है कि अभी आपने विचार लिया है और अभी से आप में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन तब होगा जब आप इसको जीने लगेंगे, और जीने लगेंगे तो फिर आपको दिन भर अगर 5 बजे की जगह 8 बजे और 10 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। चालक परिचालक में तो चूंकि कोई टाइम टेबल इस प्रकार का होता नहीं, कई बार आगे भी होता है, पीछे भी होता है, लेकिन वो भी अपने उसमें मस्तिष्क में विचार बना लेंगे कि नहीं अब तो काम करना है जी, तो न थकान लगेगी, न ये लगेगा कि मैं अधिक काम कर रहा हूं, आपको लगेगा ये तो मेरा काम है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए मैं इसलिए आज आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज ये पत्र मिले हैं और आपको जल्दी सेवा में जाना है। हम सब देखिए सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय होता है, तब हमारे सारे काम शुरू होते हैं। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, गाड़ियां चलने लगती हैं, कारखाने, उद्योग, पूजा पाठ, दिनचर्या, सब काम सूर्य के आने से होते हैं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। 37 में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में इस बार हरियाणा की पुरानी संस्कृति नगाड़ा लेकर आए सुभाष एंड पार्टी का जलवा मेला प्रांगण में देखने को मिल रहा है। और नगाड़ा का प्रदर्शन तो आपने अमूमन मेलों और वीआईपी कार्यक्रमों में देखा होगा, लेकिन इस बार नगाड़ा पार्टी में 65 से 87 वर्ष के बुजुर्गों द्वारा बड़े ही जोश खरोश के साथ नगाड़ा बजाया जा रहा है, जिसके सामने नौजवानों का जोश भी फीका पड़ रहा है। नगाड़ा पार्टी के मुखिया का कहना है कि हम हरियाणा के वासी हैं, जहां दूध दही का खाना ही उनकी तंदुरुस्ती का राज है। भजन पार्टी गांव चांदर से, जिला पलवल, हरियाणा से आपके बीच में आई है। और हमारा तो एक ही मकसद होता है, एक अपनी भारत की और अपनी हरियाणा की संस्कृति को बचाते हुए ऐसा कार्य करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखा जा रहा है कि देशों में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, जब खान पान हमारा सही रहेगा तो देश के बच्चे, नौजवान साथी सभी ठीक रहेंगे। यदि खान पान ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो बेकार है। अभी तो मेला शुरुआती दौर में ही है, थकावट तो नहीं होगी? थकावट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम बुधराम है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है। 65 साल है। हाँ। तो सारे लगभग लग रहा है कि 60 के प्लस की है। हाँ जी, सब 60 के 80 प्लस की है। हाँ जी। हमारा ये 90 प्लस में है। हाँ जी, नाम है? विजय राम। क्या उम्र है आपकी? 87। आप इस चांदर से हैं? चांदर से। तो कितने सालों से जो है आप इस मैं इतने बड़े 14 साल से गा रहा हूँ, 14 साल की बजा रहा उम्र से? हूँ, 14 साल से चल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आज भी युवा जो है कम उम्र में थक जाते हैं? हाँ, वो तो समय ऐसा ही है जी। आज क्यों युवा तो थकी जो है। आप बहुत पुराने समय से इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये किस तरह से जो है लोग हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो ये हाँ हाँ हाँ, हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हो, हमारी जो संस्कृति है पुरानी वो चलती रहे। अगली खबर है लखनऊ से। मलिहाबाद में हुए ट्रिपल हत्याकांड का मामला। मुरादाबाद में दिखी पुलिस को आरोपियों की लोकेशन और घटना के बाद आरोपी गाड़ी व राइफल छोड़कर हुए थे फरार। पुलिस पहले ही ललन के ड्राइवर को कर चुकी है गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर ललन व उसके बेटे की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो पुलिस का मानना है कि आरोपियों को हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिली है और यह हम खबर आपको हम बता दें तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पहले ही ललन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है।
और यह हम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिस्ट्री शीटर ललन व उसके बेटे की तलाश जारी है। तो हिस्ट्री शीटर ललन व उसके बेटे की तलाश जारी, और यह हम खबर आपको हम बता दें। पुलिस पहले ही ललन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और घटना के बाद आरोपी गाड़ी व राइफल छोड़कर हुए थे फरार। पुलिस के अनुसार आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, मुरादाबाद में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन दिखी है। तो मुरादाबाद में दिखी पुलिस को आरोपियों की लोकेशन। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर ललन व उसके बेटे की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ये तलाश पूरी हो जाएगी। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा, माफ कीजिएगा। संदीप, पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस को इन आरोपियों की लोकेशन मिल चुकी है, मुरादाबाद दिखाई दे रही है। फिलहाल कोई अपडेट है क्या इस पूरे केस में? क्या कोई गिरफ्तारी जैसी बात सामने आ रही है? देखिए, लगातार पुलिस जो है इन तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और लगातार ये देख रही है, उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही है, साथ ही साथ उनके मोबाइल को संपर्क में रख लिया है। साथ ही साथ में जहां पर भी उनकी लोकेशन मिल रही है, पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है वहां पर, चाहे वो मुरादाबाद की लोकेशन हो या फिर अन्य जनपदों की लोकेशन, जहां जहां भी मिल रही है, पुलिस को पूरी तरीके से गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल आतुर हो चुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस हत्याकांड में लेकर के एक पैमाइश के नाम पर जिस तरीके से गोलियां चल जाती हैं और उसमें 3 लोगों की हत्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हत्यारोपी अभी तक जो है फरार से चल रहे हैं, लगभग 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिनों से ये हत्यारोपी जो है पूरी तरह से फरार चल रहे हैं। इनकी तलाश लगातार पुलिस जो है करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नई टीम गठित की गई है, लगातार जो है टीमें गठित की गई थी इसको गिरफ्तारी के लिए, कि जहां पर भी इनकी लोकेशन अगर पाई जाती है तो पुलिस तुरंत वहां पे छापेमारी करेगी, उन्हें उठाएगी। हालांकि उनके ड्राइवर को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बहुत सी अभी तक जो है जो फरारी काट रहे थे, अभी तक पुलिस की हाथ नहीं लगे। लेकिन जो सूत्रों का माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द उनकी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रही है, लगातार उनके पीछे जो पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है, तो माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द उनकी अरेस्टिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से कई टीमें बना करके लगातार जो है उनकी छानबीन कर रही है, उसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो उनके लाइव लोकेशन की भी पूरी तरीके से जानकारी निकाले, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जहां पर कहीं ना कहीं जो है
उसके सबूत जो है छूटते नजर आते हैं। तो पुलिस पूरी तरीके से हर तरीके से मुस्तैद है और एक बार फिर से गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मलिहाबाद में ये 3 ट्रिपल मर्डर होते हैं और उसके बाद अपनी जिस हथियार से उनकी हत्या होती है, 3 लोगों की हत्या होती है, वो हथियार वहीं पे छूट जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति होते हैं वो फरार हो जाते हैं। पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके सारे लोकेशन, उनके सारे रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही साथ जो मोबाइल के माध्यम से उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई हो और लगातार तलाश इन लोगों की जारी है। हालांकि अब तक बड़े सुराग नहीं मिल सके हैं। लेकिन संदीप, देखिए, इस पूरे मामले में क्योंकि प्रशासन की काफी किरकिरी भी हुई थी कि एक ऐसे शख्स को जो कई सारे आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है, उससे शस्त्र लाइसेंस कैसे जारी किया गया। तो इस पूरे मामले में पुलिस काफी ज्यादा सतर्क हो गई हो और बड़ी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि जो हत्या आरोपी है, इसके परिजनों से भी लगातार पूछताछ हो रही है, जो इसके जानने वाले लोग हैं, ताकि कोई लिंक मिल सके। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठे थे वो लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लखनऊ के अंदर, जो कि राजधानी है, यहाँ पर ट्रिपल मर्डर हो जाना ये सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पैमाइश के दौरान जब वहां पे मौजूदा लेखपाल वहां पे मौजूद था, ऐसे में जब पुलिस को वहां पे माफ करिएगा, जब लेखपाल वहां पे पहुंचे थे तो लेखपाल को चाहिए था कि निश्चित तौर पर वहां पर जो है एक बार पुलिस प्रोटेक्शन जरूर मांगा जाता, जब ऐसा विवाद सामने देखने को मिल रहा था। हालांकि कई सालों से इस मामले को लेकर के लगातार जो है मामला पैमाइश पे चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल के निशान जो होते हैं वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात साफ ये है कि पुलिस प्रोटेक्शन अगर मिल जाता उस वक्त तो शायद ये बड़ा हादसा ना होता। अगर पुलिस वहां पे मौजूद होती तो वो हादसा ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना घटी है काफी बड़ी घटना है, क्योंकि पैमाइश के दौरान ये घटना घटी है। इसके साथ ही साथ पुलिस के भी तंत्र अब पूरे सक्रिय हो चुके हैं और पुलिस के तंत्र जो सक्रिय हुए हैं उसमें साफ तौर पे मोबाइल की लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा रही है। साथ ही साथ में जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आस पड़ोस के रहने वाले लोगों से लोग बातचीत कर रहे हैं, पुलिस की टीम बातचीत कर रही है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस कमिश्नर है लखनऊ के सिरदौल के, उन्होंने भी कई टीम गठित कर दी है। यानी कि आने वाले समय बहुत ही जल्द जो है इनकी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जहां तक अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि लगभग पुलिस के हाथ एक कदम दूर बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने छानबीन तेज की है और लगातार उनके लिए टीमों का गठन किया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे मामले में काफी एक्शन मोड में पुलिस नजर आती है। देखना होगा कब इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया संदीप, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में पुलिस ने एक बड़ा सुराग भले ही हासिल किया हो, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि मुरादाबाद में लोकेशन मिलने की बात सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कानपुर से अहम खबर, पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच मुकाबला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच मुकाबले की बात सामने आई है। पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच मुकाबला, कानपुर से अहम खबर। और कानपुर कमला क्लब में हो रहा है मुकाबला। तो कानपुर कमला क्लब में मुकाबला शुरू हो रहा है। पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच में महामुकाबले की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है। तो पुलिस टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी है। पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच ये महामुकाबला होने जा रहा है। कानपुर के कमला क्लब में ये महामुकाबला, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर कमला क्लब में हो रहा है महामुकाबला और पुलिस टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग चुनी है पुलिस टीम की ओर से। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर चुनी फील्डिंग। तो पुलिस टीम ने टॉस जीता। पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच मुकाबला, पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच मुकाबला। यह हम खबर आपको हम बता दें, कानपुर कमला क्लब में हो रहा है मुकाबला। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, आज पुलिस टीम व पत्रकारों की टीम के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने टॉस जीता है और पहली फील्डिंग चुनी है। जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे ये कानपुर में जो कमला क्लब में आज मैच हो रहा है, फ्रेंडली क्रिकेट मैच जिसका नाम दिया गया है, ये पुलिस प्रशासन और मीडिया के बीच जो मैच चालू हुआ था उसमें टॉस में जो पुलिस प्रशासन ने ये टॉस जीता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसमें फील्डिंग ली थी और जो मीडिया का कर्मी है वो मैच खेल रहे हैं और इसमें 8 ओवर हो चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट हो गए हैं। अजीत 1 विकेट और गिरा है, 2 विकेट हो गए, 50 रन बन चुके हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर जो मैच है वो शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका मधुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच शुरू हो चुका है। मधुर का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस टीम व पत्रकारों की टीम के बीच महामुकाबला होने जा रहा है और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कमला क्लब में इस मैच की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पुलिस टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग चुनी है। मैच अब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। आम खबर आपको हम बता दें, अम्बेडकर पार्क के पास से निकाली रैली। पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सैकड़ों कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल अहम खबर, प्रदर्शन की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पुरानी पेंशन को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर कर्मचारी पहुंचे और रैली भी निकाली है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन और मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सरकार हो या फिर अधिकारी हो, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। यानी कि कई सालों से लगातार जो है कर्मचारी जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर के जगह जगह पे प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बाद से लगातार जो है इसमें इस आउटसोर्सिंग इस मामले को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार इस कर्मचारी जो है विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में ऐसे प्रदर्शन को देखा गया था कुछ दिन पहले, लेकिन जिस तरीके से आज फिर जो एक बार रैलियां निकाली गई हैं तो इससे साफ होता है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारी जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में जब पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है तो उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं हो रही। इसको लेकर के लगातार वो सरकार से भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना कि 2004 के बाद से लगातार इस पुरानी पेंशन बहाली को बंद कर दिया गया है। यानी कि कभी हमारी बुढ़ापे की लाठी हुआ करती है पुरानी पेंशन, और वो आज बंद हो चुकी है। इस तरह की बातों को लेकर के लगातार वो रोडों पे उतर रहे हैं और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन कितनी महत्वपूर्ण होगी। यानी कि इन पुरानी पेंशन के माध्यम से ही हमारे घर और परिवार का जो है वो खर्च चलता है। इसको लेकर के लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हो और हमें पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, जिससे कि हमें जो है लाभ मिल सके। बिल्कुल, साफ तौर पर इस पेंशन लाभ को लेकर यहां पर साफ तौर पर गुस्से में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन जारी है। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अम्बेडकर पार्क के पास से रैली भी निकाली है और गुस्से में नजर आए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। और अगली खबर आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। तो के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। शासन के निर्देश पर सीएचसी अधीक्षक की जांच शुरू होने की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएचसी बेवा अधीक्षक पर लगे आरोपों की जांच होगी, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएचसी अधीक्षक का विवादों से पुराना नाता। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य बस्ती करेंगे जांच। सिद्धार्थनगर से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। और पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले में सीएचसी अधीक्षक श्रवण कुमार तिवारी के ऊपर काफी गंभीर आरोप उन्हीं के स्टाफ द्वारा लगाए गए थे और लगातार इस मामले में जो है उनकी जांच चल भी रही थी। जो जांच अधिकारी था उसको धमकाने का भी आरोप है अधीक्षक पर। उसका शासन ने संज्ञान लिया है और शासन ने संज्ञान लेते हुए जो एडी बस्ती हैं, अपर निदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा बस्ती मंडल बस्ती को जांच सौंपी है। और जांच में स्पष्ट तौर पे जांच में ये लिखा गया है, उस लेटर में जो शासन की तरफ से आया है, कि इन सब चीजों की पुष्टि होती है। ऐसे में जांच होना भी अपने आप में एक विषय है कि शासन ने लिखा कि जो है इन आरोपों की पुष्टि हो रही है, उसके बाद अगर जांच कराया जा रहा है तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। जी बिल्कुल, अपने आप में एक सवाल उठ रहा है, लेकिन के न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अधीक्षक पर अधीनस्थ कर्मियों को धमकाने के आरोप की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरण विमर्श का उद्घाटन किया है। क्या कुछ करें, एक बार आपको सुनाते हैं। 76 तो बड़े युद्ध हुए, 3 लाख से अधिक राम भक्त अयोध्या के लिए शहीद हुए और फिर अंतिम जो अभियान चला था 1984 में अंतिम अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके परिणति के रूप में हमें 22 जनवरी 2024 का दिन देखने को मिला, जब 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के उपरांत अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक समारोह संपन्न हुआ। ये केवल एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आयोजन मात्र नहीं था, ये भारत के गौरव की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा है और उस गौरव की प्राण प्रतिष्ठा भारत की एक सांस्कृतिक भारत, जिस सांस्कृतिक भारत ने
जब ये देश अलग अलग राज्य रजवाड़ों में विभाजित था, राजनीतिक इकाइयां भले ही अलग अलग रही हों, लेकिन एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भारत के रूप में अपनी पहचान बनाता था। और वही कारण था कि जगतगुरु शंकराचार्य आदि शंकर ने केरल से निकलकर के एक सामान्य सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से कहीं कोई भेद नहीं था। उत्तर में गंगोत्री से जल लेकर के कोई शिव भक्त जब निकलता है तो सुदूर दक्षिण में उस जल का इंतजार रामेश्वरम को रहता है, और रामेश्वरम में भी जल लेकर के कोई श्रद्धालु जब चलता है तो उस जल का इंतजार केदारपुरी में भी होती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो हमारे वास्तव में केवल अध्यात्म और भारत की शक्ति के केंद्र थे, बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से एक समय में उन पे हमले हुए थे, जिससे देश अपने सत्व को विस्मृत कर सके। और एक शरारत के तहत स्वतंत्र भारत में भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ था कि भारत का सत्व जगने न पाए। मुझे याद है जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 के बाद से प्रारंभ हुआ, तो मेरा सौभाग्य है कि उस आंदोलन का नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज कर रहे थे। उस समय स्वाभाविक रूप से सरकारें अलग थी, लेकिन बिना टिके, बिना रुके, बिना झुके दैनिक जागरण समूह इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बना रहा है। इसके लिए उन्हें हमले झेलने पड़े थे, तमाम प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, और अंततः जो सत्य होगा उसकी तो जीत होनी ही होनी है, और वही हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। दुनिया ने न्याय और सत्य की लड़ाई को एक बार पुनर्स्थापित होते हुए देखा है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल था, वह आम जनमानस की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हर घर में दीप जल रहे थे, हर मोहल्ले में भंडारे चल रहे थे, राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम चल रहे थे, और आतिशबाजी भी हो रही थी। यानी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ व्यवस्थाएं चलती हुई दिखाई दे रही थी। और हम लोगों ने तो यह भी देखा कि जो लोग सामान्य दिनों में इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, वे लोग भी उस अभियान का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई को किन किन स्तरों पर नहीं लड़ी गई। संभवतः दुनिया का पहला ऐसा अभियान था, ऐसा आंदोलन था, जब भारत के आत्मा के रूप में जाने वाले श्री राम को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े थे। अनुमान करिए किस स्तर पर न दिए गए और किस किस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी गई हो। हर प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अंततः जो भारत का उद्घोष है सत्यमेव जयते का, वह सार्थक हुआ, और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, इस नए उत्तर प्रदेश की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। याद रखना, हम जब किसी
व्यक्ति के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, किसी प्रांत के बारे में, किसी देश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो भाई मैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की अच्छाई ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बुराई बोलने के लिए तो यहां आया नहीं हूं। लेकिन इसका अनुमान आप उससे भी लगा सकते हैं जब कोई बाहर का व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो। 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? जगह जगह उपद्रव हो रहे थे, व्यापक असंतोष था, दुनिया में इज्जत नहीं रह गई थी, लोग संदेह की निगाहों से भारत को देखते थे, भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत दुनिया में नहीं रह गई थी, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने हर एक क्षेत्र में नई प्रगति की है, नया पहचान बनाई है। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं जहां सीएम योगी और डिप्टी सीएम के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। सीएम और डिप्टी सीएम का बताया करीबी, सीएम के ऊपर सचिव से बताए सीधे, सीएम के अपर सचिव से बताए सीधे संबंध। बहेड़ी के नथुलाल और बेटे वीरेंद्र कुमार ने ठगी की है। 2021 में दोनों ने प्लॉट खरीदने के लिए थे 5 लाख उधार वापस न करने को लेकर दिया नौकरी का झांसा। झांसे में लेने के बाद 3.18 हजार और ठगे। पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। तो पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। और यह हम खबर आपको हम बता दें, पैसे वापस मारने पर दी जान से मारने की धमकी। और जाति सूचक शब्द देकर भगाया। जांगनडांडी गांव का रहने वाला है पीड़ित महेश। जाति सूचक शब्द बोलकर भगाया, पीड़ित को नहीं मिला न्याय। जागनडांडी गांव का रहने वाला है पीड़ित महेश पाल। सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी होने की बात सामने आई है। तो लाखों की ठगी होने की बात सामने आई है। शानू कुमार हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, सीएम और डिप्टी सीएम का करीबी बताया खुद को और लाखों की ठगी बताया जा रहा है कि है। देखिए गरिमा, बरेली में ये बड़ा मामला सामने आया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई है। और ये ठगी जो है सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी अमले में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई और करीब 8 लाख से ज्यादा की तक की रकम जो है जो ठग थे उन्होंने ठग ली। दरअसल पूरा मामला ये बहेड़ी थाना क्षेत्र के जागनडांडी गांव का है। वहां के रहने वाले महेश पाल ने एक शिकायत दर्ज कराई। उसमें उन्होंने शिकायत में बताया है कि जो उनके पड़ोसी जो रहने वाले थे नथुलाल और उनका बेटा वीरेंद्र कुमार, उनका परिचय था। करीब सन 2021 में उन्होंने प्लॉट खरीदने के नाम पर उनसे रुपए रकम ली थी और रकम लेने के बाद उन्होंने जो है जब टाइम अपना पैसा वापस मांगा तो उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 3.5 लाख रुपया और ले लिया। यानी कि जो ठगी की गई वो पूरी प्लानिंग से की गई थी। पहले उनसे पैसा लिया गया उधार के नाते, जब उधार नहीं चुका सके तो उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को सरकारी नौकरी दिला देंगे। उसके एवज में उन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और ठग ली। फिलहाल उसके बाद जब उन्होंने नौकरी दिलवाने की बात कही तो नौकरी ना लगने पर वो नाराजगी जताई और उन्होंने जो है जब पैसा मांगने की वापसी की बात कही तो वो उनको जाति सूचक शब्द बोले और उनको भगा दिया गया और जान से मारने की धमकी दी, अपनी खुद स्कॉर्पियो गाड़ी से मारने की धमकी दी। फिलहाल जो महेश पाल है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और एसएसपी ने सख्त आदेश देते हुए मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि एक बड़ी प्रोफाइल यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रोफाइल होने के नाते जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और
कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल जो आरोपियों की बात की जाए तो दोनों ही आरोपी फरार चल रहे हैं। अभी तक किसी से भी पुलिस का संपर्क नहीं हो पा रहा है। गरीब बिल्कुल, लेकिन शानू देखिए एक बड़ा मामला है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में एक्शन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश होगी। आने वाले वक्त में लोग इस तरीके की जो ठगी अब तक करते आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस इस मामले में क्या एक्शन मोड में नजर आ रही ठीक तरीके से? क्या जो उनका कार्यशैली है एक्शन की वो फिलहाल आगे बढ़ चुकी है? देखिए निश्चित तौर पे गरिमा ये बड़ी प्रोफाइल है, इसी वजह से जो है पुलिस जो है एक्शन मोड में तुरंत नजर आ रही है। तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की गई। वरना पहले की बात की जाए तो अगर मामूली आम आदमी आम जनता होती है तो एफआईआर दर्ज कराने में भी लंबा समय लग जाता है। लेकिन अब जो है तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करा ली गई। काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से जो पैसा दिया गया है उसमें अकाउंट डिटेलें भी खंगाली जा रही हैं और अकाउंट डिटेल के आधार पर ट्रैकिंग की जा रही है, आखिर ये लोग कहाँ रह रहे हैं और किस जगह मिल सकते हैं। तो जल्द से जल्द एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर से कहा है जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनको जो है उनका पैसा वापस दिलवाने का बरेली पुलिस काम करेगी। फिलहाल एक नजीर पेश हो सकती है, क्योंकि पहले आमजनों में ये ठगी होती थी, लेकिन अब खुद बड़ी प्रोफाइल यानी कि यूपी के मुखिया के नाम पर ये पैसे की करीब उठा लिया गया। ये बड़ा सवाल है गरीब। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कानपुर से बड़ी जानकारी से बीच आपको हम बताते हैं, जहां आज पुलिस टीम और पत्रकारों की टीम के बीच में महामुकाबला खेला जाएगा। कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस व पत्रकार की टीम के बीच आज मुकाबला होने जा रहा है। यहां हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैच में पुलिस टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी है और कानपुर कमला क्लब में मैच के आयोजन की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर, मैच में पुलिस टीम ने टॉस जीतकर चुनी फील्डिंग। मैत्री भाव के साथ हम लोग शहर के विकास के लिए आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें और आज उसी के तहत जो जेसीपी आनंद तिवारी जी ने अगुवाई करके इस मैच का आयोजन कराया है जीके से मिलकर, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल है। और आप शायद कभी ऐसा होता हो कि सुबह 9 बजे पत्रकार 25 से 50 एक जगह इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन वो मैच का उत्साह और जो कानपुर को बढ़ाने की, कानपुर के विकास की भावना है, उसकी ललक कहा जाए कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग पूरे जोश के साथ मैदान में डटे हैं। प्रशासन की टीम भी अभी 2 ही ओवर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मनीष जारी रखेंगे रोड एंड से बाएं हाथ से ओवर करके दीक्षित ने और 1 रन पर पहुंच गए हैं, लेकिन 2 रन पर सिमर चावला सामना कर रहे हैं। पुल स्कोर है 3। जो बड़े लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रेस और जीवन दान यहाँ सिमर चावला को मिलता हुआ अध्यक्ष और हमारे कवर फील्डर से इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के सभी वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, सभी यहाँ उपस्थित। कैच छूटता हुआ वहाँ पर एडी जोन, सीपी कानपुर और 1 रन के लिए भी निकल गए दोनों बल्लेबाज। सीडीओ, एमडी केसको सहित जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी यहाँ पे उपस्थित। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर कुटला झील ITI कॉलेज का निरीक्षण डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने किया। औचक निरीक्षण, सुंदरीकरण के बाद कुटला झील बदहाल। 1 करोड़ 29 लाख से हुआ था सुंदरीकरण और कुटला झील में गंदगी देखकर डीएम ने जताई नाराजगी। साफ सफाई कराने के डीएम ने निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने जिला पंचायत के MA और JE को निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, झील के प्रवेश द्वार पर गेट लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रवेश द्वार पर गेट लगवाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की आम जानकारी, साफ सफाई कराने के भी डीएम की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं और डीएम ने जिला पंचायत के MA और JE को निर्देशित किया है।
ये ITI का जो वर्कशॉप बन रहा है CSR फंड से, इसकी प्रथम दृष्टया गुणवत्ता तो ठीक लग रही है। इनका टाइमलाइन है कि मार्च तक, बाकी जो गुणवत्ता के लिए जिले स्तर पर टीम है उसको मैं दोबारा से भेजूँगा चेक करने के लिए कि ये सब समय से पूरा होकर और मानक और गुणवत्ता से हो। अभी दृष्टया देखने में ये सही लग रहा है कि काम ठीक हो रहा है। कुटला झील पर सर आपने कुटला झील पे कुछ कमियां थी, हमने नोट कराया है EMA को, और वृक्षारोपण के लिए DFO को बताया कि DFO से कंसल्ट करके जो पेड़ वहाँ के लिए सूटेबल है वो लगाए, और जो काम थोड़े बहुत छिटपुट शेष रह गए उसको समय से पूरा करें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर, प्रसूता के ऑपरेशन के बाद मौत हुई। प्राइवेट अस्पताल सिद्धिविनायक में मौत हुई। अस्पताल संचालक ने किया था ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ी। हालत बिगड़ती देखकर संचालक ने किया रेफर। प्रसूता की कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया, लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगाया। अस्पताल संचालक पर लापरवाही का लगाया आरोप। कादरी गेट क्षेत्र के मसेनी चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद प्रसूता की बिगड़ी थी तबीयत। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम भी लगा दिया गया है, इसके साथ ही बड़े आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया क्या अस्पताल संचालक पर? ये पकिया की रहने वाली है रीना पत्नी सोनू, इसे प्रथम के लिए सिद्धिविनायक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसकी हालत बिगड़ी, कानपुर रेफर कर दिया, तो रास्ते में ले जाते समय मौत होगी। आक्रोश परिजनों ने जाम लगाकर नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस पहुंची, अस्पताल के संचालक और कर्मचारी वहां से मौके से भाग गए हैं। इसमें लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हो रही है। ऐसे 100 से अधिक नर्सिंग होम संचालित है, जिनमें डॉक्टर दिल्ली, मुंबई और कानपुर, लखनऊ रहने वाले हैं, जो कि नर्सिंग होम में बैठते ही नहीं है। कभी डॉक्टरों को डिग्री पे नर्सिंग होम का लाइसेंस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लगातार यहाँ पे रोज एक न एक मौत हो रही है। ठीक है, शुक्र आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो हालत बिगड़ती देखकर संचालक ने रेफर कर दिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हालत बिगड़ती देखकर संचालक ने रेफर किया है। और यह हम खबर आपको हम बता दें, प्रसूता की मौत हो गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी बिल्हौर से आपको हम बताते हैं, जहां पर सौतेली मां ने नाबालिग बेटी को उतारा मौत के घाट, पीट पीट कर मोरंग के ढेर में गाड़ दिया। 2 दिन गायब रहने के बाद स्थानीय लोगों ने ढूंढा है। उपचार के दौरान कानपुर के हालत में मौत, घटनाक्रम में शामिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्हौर क्षेत्र के गजना गांव की ये पूरी घटना है। तो यह हम खबर आपको बता दें, उपचार के दौरान कानपुर के हालत में मौत की बात सामने आई है। अभय प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभय, बिल्हौर क्षेत्र के गजना गांव की ये घटना है। एक सौतेली मां ने अपनी बेटी को, नाबालिग बच्ची थी, उसे मौत की घाट उतारा। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है पूरे मामले में? रात को जानकारी हो पाई, स्थानीय लोगों ने जब पुलिस प्रशासन को सूचना दी है, और कल की रात की ये घटना पता चल पाई। उससे एक दिन पहले की बात है, जब सौतेली मां ने बच्ची को जमकर पीटा था और उसको मरा हुआ मानकर लकड़ी और मोरंग के ढेर में उसको छिपा दिया था जाके। कि जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ तो देखकर, दर्दनाक दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप उठी कि आखिर माँ के रिश्ते को कितना कलंकित कर सकती है इस महिला ने। जिस प्रकार से अपनी सौतेली बेटी को मारा पीटा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षेत्र में भयावह की स्थिति बन गई है। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे, लेकिन इस बार की जो घटना है उससे कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा रोष भी है, जिसके कारण लगातार पुलिस को स्थानीय लोगों ने बुलाया और उस महिला को पुलिस की गिरफ्त में दिया है। ठीक है, शुक्रिया अभय आपको अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सौतेली मां ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और उपचार के दौरान कानपुर के हालत में बच्ची की मौत की बात सामने आई है। और लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।